साथियों का यहाँ पर स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हमारे जिला का यहाँ पर मंडल नूरपुर की जो बैठकें रखी गई, हमारे बीच में हमारे विशेष मेहमान प्रदेश के हमारे सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी आज उपस्थित रहे। हमारे मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र पठानिया जी, जिला के अध्यक्ष श्री रमेश राणा जी, मीडिया के हमारे जिला के प्रभारी अतुल सूदन जी। भारतीय जनता पार्टी मंडल नूरपुर के आज ग्राम केंद्र के जो प्रमुख मंडल कार्य समिति के सभी पदाधिकारी सदस्य, मंडल से जिला के हमारे पदाधिकारी, मंडल से हमारे प्रदेश पदाधिकारी व कार्य समिति के सदस्य सभी बैठकों में उपस्थित थे। आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ माननीय श्री संजय टंडन जी का, जिन्होंने आगामी जो हमारा आने वाला चुनाव है उस चुनाव को किस तरह हमने 10% मत हर पोलिंग बूथ पर और बढ़ाना है, उस मत को बढ़ाने के लिए इन्होंने आज हमें टिप्स दिए हैं। जो हमारा दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय परिषद हुई, वहां से मोदी जी का जो संदेश माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचे, वो टिप्स आज हमें दिए। उस संदेश को लेकर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ के ऊपर जाएगा, 117 पोलिंग बूथ के ऊपर, और घर घर जाकर मोदी जी का दिया हुआ संदेश उन्होंने सभी को, अपनी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को अपनी राम राम वहां से भेजी है। उस संदेश को लेकर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की जो उपलब्धियां रही हैं, 10 साल में जो कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं, जो वायदा उन्होंने 2014 में जो देश के लोगों के साथ किया था, प्रभु राम जी का भव्य मंदिर बनके तैयार हो, धारा 370 हटे, महिलाओं की प्रताड़ना होती थी, मुस्लिम बहनों की ट्रिपल तलाक का जो उन्होंने कानून बनाया, अनेकों जो बड़े बड़े फैसले उन्होंने देश हित में लिए, हमारा भारत विकसित बने, जो उन्होंने सपना अगला रखा है, लक्ष्य हमारा विकसित भारत किस तरह बने, हमारा भारत विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनकर उभरे, उस सपने को लेकर अगले चुनाव में हम जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता आगे बढ़े, अनेकों योजनाएं उन्होंने देश से चलाई, आयुष्मान भारत, जन धन योजना, किसान सम्मान निधि, अनेकों योजनाएं, उज्ज्वला योजना के तहत अनेकों लाभ हमारे गांव के प्रत्येक वर्ग के लोगों को मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे गांव के लोगों को घर मिले हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत हिमाचल प्रदेश में अनेकों सड़कों का जो भरमार हमें यहाँ पर मिले हैं। हम कोटि कोटि मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और नूरपुर से बनने वाला 4 लेन, जो हमारे नूरपुर से शुरू होकर मंडी तक का 4 लेन, ऐसे ही प्रदेश में 3 4 लेन बन रहे हैं, जिनकी सुविधा हमारे आने वाले समय में हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगी। हमारा जिला कांगड़ा पर्यटन की दृष्टि से पूरे विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, पूरे भारत वर्ष के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो धर्मशाला में भी उसका जो है उस 4 लेन के बनने के कारण हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। तो अनेकों योजनाएं, अगर भारत माला की बात करें, भारत माला जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे रोपवे बन के तैयार हो रहे हैं, किस तरह टूरिस्ट उन पहाड़ों के सुंदर दृश्य देखेगा, अनेकों योजनाएं। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो संदेश उन्होंने दिल्ली से हमें भेजा है, उस संदेश को लेकर हम हर घर में दस्तक देंगे और तीसरी बार पुनः हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिमाचल से 4 की 4 विधानसभा लोकसभा की सीटें जीतकर उनकी झोली में डालेंगे। हमारे यहाँ से हमारे नूरपुर को एक उपहार मिला है, माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है, और यहाँ से हमारा जो सांसद नूरपुर से बनने जा रहा है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से यही अपील रहेगी, नूरपुर के हर घर, कांगड़ा के हर घर तक ये संदेश पहुंचे कि जो हमारे काम अधूरे हैं, उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए आप राजीव भारद्वाज जी का सपोर्ट करें, उनको जिताकर दिल्ली भेजें, और जो हमारा सपना है हमारे नूरपुर का, यहाँ भी फिर हम
जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो वो मांग हम दिल्ली में जरूर रखेंगे। टंडन जी, एक सवाल आपसे भी है कि आजकल राजनीति उथल पुथल हिमाचल में पड़ी हुई है। 6 विधायक जिन्होंने पहले रिजाइन किया, वो एक पापी की संज्ञा दी गई थी बीजेपी के द्वारा, अगर सोशल मीडिया में पुराने वीडियो देखे जाए। अब जैसे ही भाजपा का उन्होंने बैनर के तले आए हैं, वो पाक साफ कैसे हो गए और आगे की क्या रणनीति क्या है? ये जो लोग भाजपा के कार्यकर्ता उन विधानसभा क्षेत्रों में तन मन धन से काम कर रहे थे, उनका क्या, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय के बारे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने दोनों ने इस विषय के बारे में पूरी जानकारी दी है। मुझे इस विषय के ऊपर कोई नई बात नहीं कहनी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पिछले 1.5 साल लगभग जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार का लोगों के प्रति रुझान, इस सरकार का अपने जो दिए हुए वायदे थे, जो गारंटियां थी, उसके प्रति जो रुझान, इस सरकार का अपने ही विधायकों के प्रति रुझान, इस सरकार का अपने विधायकों के बाद जो ऑपोजिशन के विधायक हैं उनके कामों के प्रति रुझान, अगर आप डिटेल आप देख लेंगे तो लोगों के भाव को अच्छी तरह आप समझ पाएंगे। एक एक व्यक्ति जो है वो इस त्रासदी का शिकार हुआ है। मैं बार बार उस विषय के ऊपर आऊं, 1500 रुपए की गारंटी के बारे में आऊं, गोबर बाय करने की गारंटी पे आऊं, दूध बाय करने की गारंटी पे आऊं, ओपीएस की गारंटी पे आऊं। आज कॉमन एक नागरिक जो है हिमाचल प्रदेश का, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उसका कारण क्या है? आप मेरे को बताइए कि ये 15 महीने 16 महीने की सरकार ने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या नहीं किया, आज हर व्यक्ति ये जानना चाहता है। आपके सवाल के पीछे ये कुछ सवाल हैं जिनसे आपको इनका जवाब मिलेगा, और एक बाजार पे चलता हुआ एक हिमाचली नागरिक भी इस बात का जवाब दे सकता है, इस बात का गवाह बन सकता है कि किस तरीके से हमारे से छल करके ये सरकार बनी है। और वो छल को दूर करने के लिए आज उन्हीं के लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा दुर्व्यवहार की वजह से वो लोग वहां से गए हैं। तो इसके लिए ये जो बात है, ये मेरे को लगता है कि हिमाचल के लिए ये एक अनहोनी सी घटना हुई है कि जिस तरीके से अपने ही विधायक वो छोड़ के पार्टी छोड़कर बाहर आए हैं, और ये घटना एक यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम का एक बदलाव का हिस्सा बनेगी, और इतिहास इसे याद रखेगा कि कल को कोई भी व्यक्ति गलत गारंटी ना करे, गलत बयानी ना करे हिमाचल वासियों के साथ, और जीतने के बाद चाहे वो ऑपोजिशन के एमएलए हैं चाहे अपने एमएलए हैं, दोनों के साथ देश की और प्रदेश की भलाई के लिए काम नहीं करेगा तो उसका हाल यही होगा। सवाल ये था कि जो सरकार काम नहीं कर रही थी, गारंटियां पूरी नहीं कर रही थी, शायद अपने बोझ तले खुद ही दब जाती, लेकिन मुद्दा इस बात का है कि क्या भाजपा सक्षम नहीं है, अपने कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है? सवाल ये है। ये तो आपका सवाल का जवाब मैंने पहले ही दे दिया। इनकी सक्षमता के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए ही निर्णय लिए जाते हैं, और ये निर्णय आप भी समझ सकते हैं और आम जन भी समझ सकते हैं। इसके ऊपर जो कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं है। सर, ओपीएस की बात जैसे अभी आपने छेड़ी है, तो जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें ओपीएस का जो एक मुद्दा था वो बड़े जोर शोर से जो वो उछला था उस टाइम। अगर उपचुनावों में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो क्या ओपीएस रेगुलर रहेगा या फिर उसमें उसको चेंज कर दिया जाएगा राजस्थान की तर्ज पर? इसका घटनाक्रम तो चुनाव के बाद ही इसके ऊपर बात की जानी चाहिए। इस समय तो ये बात थोड़ी भ्रमित करने वाली है। ठीक।